नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी की मैराथन क्लास को। इस क्लास में हम 2011 से लेकर 2022 तक के हिंदी के जितने भी प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। तो आपकी एक भी क्लास जो है स्किप ना हो, एक भी क्लास आपकी छूटे ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पूछा जा रहा है कि जो पाठ सब्जेक्ट्स में दिए होते हैं उसमें जो चित्र बने होते हैं उनका आखिर क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन होता है। तो 91 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 92 है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पूछा जा रहा है कि भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना और लिखना, या फिर पढ़ना और लिखना। तो देखिए भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है उसमें आपका आता है बोलना और लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 93 है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या फिर ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्रश्न नंबर 94 पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। 94 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 95 है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, सही है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 96 है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है और आप भाषा शिक्षक के रूप में किस चीज़ को अधिक इम्पोर्टेंस देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाएंगे, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 97 है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि जो हिंदी है उनकी मातृभाषा की संरचना है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है जो बोलना एक कौशल है उसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। प्रश्न नंबर 99 है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पूछा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा है तो उसमें कौन सा कथन है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है, तो पहला है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। फिर बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, लेकिन जो पहला है वही आपका जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो 99 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
अब अगला प्रश्न है कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 101 है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। प्रश्न पूछ रहा है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की कौन सी विधि सबसे बेहतर है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे अच्छी विधि ये है कि अपने अनुभवों को लिखना। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है। 102 में आपका ऑप्शन नंबर 2 पहला सही है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अब प्रश्न नंबर 103 है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। अनावश्यक, एकमात्र संसाधन, साध्य है, या फिर साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, वो एक साधन है। प्रश्न नंबर 104 है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। देखिए 104 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। अब इसमें हमारा अंतिम प्रश्न है 2011 का जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चों का जो भाषा शिक्षा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सुधार के नाम पे की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है, तो ये बात सही है, तो ये सत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं और बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो हम पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब चलिए हम 2012 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो हिंदी के पेपर में पहला प्रश्न है, इसमें देखिए कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, कोई बच्ची है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो देखिए जो मंदिरा है उसके वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द क्या हैं, जैसे मुझे, मैं से क्या है सर्वनाम का प्रयोग लिंग वचन व क्रिया की दृष्टि से ठीक तरह से किया गया है, कर रही है ना वो, और उसने आम को एक वचन व पुल्लिंग में समझते हुए लगता है प्रयोग किया है, और दूसरे वाक्य में वो क्या कह रही है, मैं अर्थात वह स्वयं को स्त्रीलिंग में ही समझते हुए थक गई शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लिंग वचन और क्रिया की दृष्टि से सभी नियमों को एकदम सही से संगत रूप से प्रयोग कर रही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है वो। प्रश्न नंबर 92 पूछ रहा है कि भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो इसमें भाषा को लेकर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या फिर विषय वस्तु में वैविध्य। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि पाठों की संख्या। ज़रूरी नहीं है आप इसमें पाठों की चैप्टर का जो संख्या वो बहुत ज़्यादा रखें, लेकिन अलग अलग छटाएं होनी चाहिए, अभ्यासों में विविधता होनी चाहिए और विषय वस्तु में भी विविधता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 94 है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है।
कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस में सहायक है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 95 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये तो सही है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये भी सही है। अगला, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो 95 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा था कि भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका तीसरा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 96 पूछ रहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि बहुभाषिक कक्षा है, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सबसे कम महत्व आप किस बात को देंगे। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से संबद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि बच्चों को आप ये सिखाएं कि जो दो भाषाएं हैं उनके मध्य क्या समानता है, क्या असमानता है, इसका विश्लेषण कैसे करोगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं है बच्चों को सिखाने में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 97 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। केवल कहानी और कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। तो देखिए 97 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास। प्रश्न पूछ रहा था कि उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कहीं भी देखिए रटना, कंठस्थ करना ये आए तो अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यही आपको ध्यान रखना होता है प्रश्न को सॉल्व करते समय। तो 98 में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। प्रश्न नंबर 99 है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देंगे। व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, या फिर निबंध लिखने की योग्यता को। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि सीखने की क्षमता का आकलन। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या फिर संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि अगर आप बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करें, जो आपको दिए गए ऑप्शन उसमें से जैसे बादल है, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी को लिखवाया जाए। तो सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 101 है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है। संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, या फिर बातचीत करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। प्रश्न नंबर 102 है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि समृद्ध भाषिक वातावरण। प्रश्न नंबर 103 है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके,
उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या फिर कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप दृष्टिबाधित बच्चों क्या कर सकते हैं, जो भी वो आपको कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई बात बता सकते हैं, तो जितना भी मौखिक आप प्रयोग करेंगे वो कानों से सुनेंगे और उतना वो सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 104 पूछ रहा है कि बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न नंबर 105 है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। तो देखिए 105 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं वो। ठीक है, हम 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि विभिन्न संदर्भों में, मतलब अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड उनसे बातचीत की जाए। प्रश्न नंबर 107 है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। 107 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन किया जाए। प्रश्न नंबर 108 है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या फिर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। प्रश्न नंबर 109 पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन प्रश्नों से युक्त होनी चाहिए। 109 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि जो भी पाठ्य पुस्तक की लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों का जो घर है, उनका समुदाय है, उसकी भाषा से मिलती जुलती ही होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 110 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। 110 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्रश्न नंबर 111 है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि समान हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 112 है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाषा प्रयोग के अवसर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्रश्न नंबर 114 है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। पूछा जा रहा है कि क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की जो है कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों,
जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 कि जो छोटे बच्चे होंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे, उसमें आप इस तरह चुनोगे जिसके शब्द, वाक्य और जो घटनाओं का वर्णन हो किस तरह चित्रात्मक हो, मतलब उसमें चित्र बहुत सारे बने हुए हों। प्रश्न नंबर 115 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो 115 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। प्रश्न नंबर 116 है कि पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से। देखिए, पढ़ने का जो प्रारंभ है हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री से ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 117 पूछ रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 108 है 18 सॉरी कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अब अगला प्रश्न नंबर 119 है, भाषा हमारी परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, या फिर साइन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या सही है? भाषा प्रयोगशाला। प्रश्न नंबर 120 है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या फिर उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे बच्चों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अगर क्लास में बच्चे लिखते समय कुछ त्रुटियां कर देते हैं वर्तनी संबंधी, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। मतलब जो उन्होंने गलत लिखा था और आप जो सही लिखेंगे, दोनों में अंतर पहचान कर अवलोकन करने का बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे। 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्रश्न नंबर 101 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी बात को दूसरों को समक्ष अभिव्यक्त कर पाएँ। अगला प्रश्न है, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए, लिखना क्या है? ये एक तरह की बातचीत ही तो है ना, क्योंकि हम अपनी बातों को मौखिक रूप से या लिखित रूप से ही व्यक्त करते हैं। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। अब प्रश्न नंबर 103 पूछ रहा है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। देखिए, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के, तो किन से लेके किन 2 लोगों से जो है बोलचाल की भाषा के अनुभव के साथ वो विद्यालय आते हैं? तो छोटे बच्चे किन के साथ आते हैं? घर परिवार और जो उनका परिवेश है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 104 पूछ रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही है कि कक्षा 1 और 2 के जो शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें आपका। प्रश्न नंबर 105 है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं को की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहराना। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है कि जो सुबह सुनी गई बातें हैं उनका ज्यों का त्यों दोहरा देना। प्रश्न नंबर 106 पूछ रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 107 है कि भाषा डैश और डैश का उत्तम साधन है, कि भाषा किन किन चीज़ों का उत्तम साधन है। तो देखिए भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। तो क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है। प्रश्न संख्या 109 है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? कि कोई बच्चा है जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो पूछा जा रहा है आखिर उसकी समस्या किस चीज़ से संबंधित है। तो जब कहीं भी पढ़ने की समस्या है, पठन पाठन संबंधी समस्या है, पढ़ने की जब कठिनाई हो रही हो तो वो होती है डिसलेक्सिया। उस दिक्कत को क्या कहते हैं? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अब वाइगॉत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनके विचारों पर आधारित कक्षा में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो वो बल दिया जाता है परस्पर अंतःक्रिया में। किसमें? वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में। किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा? परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 111 पूछ रहा है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कि हमारी कक्षाओं में बच्चे अलग अलग भाषा की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सही बात है। इसमें पहला ही ऑप्शन देखिए सही है और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 112, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पूछा जा रहा है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वा देना, बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देना सबसे अच्छा जो तरीका है भाषा आकलन का किसी भी प्राथमिक स्तर पर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। पूछा जा रहा है कि जो आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा प्रश्न है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, एकदम सही एक्यूरेट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 114 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार आखिर क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं,
रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2, रोचक विषय वस्तु। अब हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि में से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम भाषा को, जो आपकी मातृभाषा है, उसको बिना मध्यस्थ बनाए ही दूसरी भाषा को सीखने में सहायता मिलती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न नंबर 92 पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि खेल किसको विस्तार देते हैं? भाषा को विस्तार देते हैं। प्रश्न नंबर 93 है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो उसको तो देखते ही आप समझ गए होंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। प्रश्न नंबर 94 है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल भी आधारित ना हो। तो 94 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। 95 है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि जब भाषा शिक्षण है तो बच्चे में जो मौखिक कौशल का विकास है उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें हैं? जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कि किसी विषय पर चर्चा की जाए, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 96 है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या फिर होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। प्रश्न नंबर 97 है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। अगला है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए 97 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो भाषाई कौशल होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है कि जो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। प्रश्न नंबर 99 है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना या फिर बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में एक सतत और व्यापक आकलन करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाए। प्रश्न नंबर 100 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या फिर औपचारिक पत्र? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला है प्रश्न नंबर 101 पूछ रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखक में परिपक्वता लाना या फिर बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो आपका 101 में
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं होता, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया था कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 102 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है या मानक स्वरूप के लिए होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। अब प्रश्न नंबर 103 है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने का विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कॉपियाँ भरवाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सीखने को विस्तार देना। प्रश्न नंबर 104 है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या फिर भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो देखिए, भाषा के अर्जन के संदर्भ में आपको जो भी कथन दिए हुए थे उसमें जो दूसरा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 105 है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अब हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात कह पाना। तो देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 98 पूछ रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या फिर वाइगॉत्स्की। तो ये किसका है? वाइगॉत्स्की का है। प्रश्न नंबर 98 के बाद 99 पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत और व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 सतत और व्यापक आकलन की। प्रश्न नंबर 100 है कि लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 101 है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 रोचकता और जोश लाता है। प्रश्न नंबर 102 है कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो 102 में आपका सही ऑप्शन नंबर 2 कि कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है कि कल्पनाशीलता का पोषण करना है। 102 में क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 103 है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। तो देखिए, जो भाषा का अस्तित्व और विकास है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 104 है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? कहाँ पूछा जा रहा है? समावेशी कक्षा में।
प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। या फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। प्रश्न नंबर 105 पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। या फिर सबसे लास्ट है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये कथन सही है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही सीखते हैं। प्रश्न नंबर 106 है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो 106 में क्या सही, ऑप्शन नंबर 4 कि वो क्या करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। प्रश्न नंबर 107 है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो उसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। प्रश्न नंबर 108 है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है कि सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। अगला है कि बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। या फिर कहने सुनने के एक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। तो 108 में क्या सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब प्रश्न नंबर 109 पूछ रहा है कि विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य किस बात से है। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलना, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। 109 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से मतलब क्या होता है, जब बोलने सुनने पढ़ने लिखने के एक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 110 पूछ रहा है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य कराने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए हमारी निर्भरता मुख्य रूप से पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। 110 में क्या सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 111 है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, या शब्दों का अर्थ लिखकर बताएंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि आपके विद्यार्थी पाठ में जो भी नए शब्द आए हैं, अपरिचित शब्द आए हैं, उनको समझ सकें, उसके लिए क्या करना चाहिए कि शब्दों का अर्थ लिखकर बच्चों को बताना चाहिए। 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, मतलब जैसे सुना आपने डिट्टो एकदम वैसे लिख दीजिए, ये कविता सुनना और शब्दशः लिखना।
तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपने कहानी सुनी है उसको अपने शब्दों में लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब प्रश्न नंबर अगला है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है या पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो देखिए बच्चा क्या कर रहा है कि पढ़ते समय वाक्यों और शब्दों की कभी कभी पुनरावृत्ति करता है। इसका मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न नंबर 93 है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है आकलन का? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 94 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, या छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस विषय पे अनुच्छेद लिखाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है कि कोई भी जो आंखों देखी घटना हो उसका लिखित वर्णन करना। प्रश्न नंबर 95 है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। अगला, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। 95 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 96 पूछ रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में परेशानी होती है? तो देखिए जो भी बच्चे डिस्ग्राफिया से प्रभावित होते हैं उन्हें लिखने में परेशानी होती है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 97 है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्य वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, या तो फिर बहुप्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्रश्न नंबर 98 है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। अगला है ऑप्शन कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं या फिर संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 कि संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 99 है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तकें। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 कि भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है कि जो भाषा है उसका परिवेश कैसा है, उसका परिवेश सीखने और अर्जित करने में कैसा रहा है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 101 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, या फिर बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। प्रश्न नंबर 102 है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, या संज्ञानात्मक विकास। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 103 है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें, या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि बच्चों की भाषाई संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें।
प्रश्न नंबर 104 है कि कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। पूछा जा रहा है कि 4 सवाल दिए हुए हैं, उसमें सबसे कमज़ोर क्या है। यदि इला तुम्हारे स्कूल आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अगला, अपने से दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा या केशव सबसे क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सबसे कमज़ोर है। कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ सीधे पूछ लिया गया है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या पूछा, खरीदा। सॉरी, सिर्फ प्रश्नोत्तर है, विधि है, आपको पता है तो आप सीधे लिख लोगे। लेकिन आप पहला, दूसरा और चौथा देखो, इला वाला है तो उसमें क्या क्या है, किन किन कामों में परेशानी होगी। दूसरे में क्या है, पूछ कर पता करो कौन किस बात से घबराता है। और चौथे में क्या है, चौथे में तो कई सारे प्रश्न हैं कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है ये जो है इसमें बहुप्रश्नोत्तर और विश्लेषण विधि से संबंधित है। लेकिन जो हामिद वाला है वो क्या है, सिर्फ एक प्रश्नोत्तर वाला ही। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 105 है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्या है। अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या फिर सुनना। तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार क्या है भाषा का, संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो या फिर लिखित परीक्षा को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, पोर्टफोलियो को। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह या फिर अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ है। प्रश्न नंबर 108 है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 109 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा के विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य या फिर प्रसिद्ध लेखक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि भाषा की विभिन्न रंगतें। प्रश्न नंबर 110 है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए या फिर अस्वीकार कर देना चाहिए। तो देखिए जो बहुभाषिक कक्षा हो उसमें मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो बहुभाषिक कक्षा है हमेशा से क्या है, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उसमें क्या करना चाहिए, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 111, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भाषा का समृद्ध परिवेश। प्रश्न नंबर 112 है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जा रहा है सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये तो कथन सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये भी सही है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अगला देख लेते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं या फिर भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 113 पूछ रहा है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। हमसे पूछा जा रहा था कि त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है। पहला जो है कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये सही नहीं है। तो 113 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए या फिर ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसमें जो पहला ही प्रश्न है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये भाषा की आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक
उपयोगी है। क्योंकि इसमें बच्चा जब कहानी सुनाएगा तो क्या करेगा, स्वयं भाषा का निर्माण करेगा और उसकी जो मौलिकता का प्रदर्शन है वो कर सकेगा, और इस तरह से क्या होगा, उसकी भाषा विकास का आकलन सही और तार्किक रूप से हो पाएगा। तो 114 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 115 पूछ रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है या फिर अर्जित की जाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, वो जन्मजात होती है। 116 है कि बच्चों के भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्च शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या फिर मानक वर्तनी। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 बातचीत करना, कि बच्चों की भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बातचीत करना। प्रश्न नंबर 117 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या फिर वर्णमाला सीखना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्रश्न नंबर 118 बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। देखिए ये विचार था वाइगॉत्स्की का। तो 118 में हाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि वाइगॉत्स्की का था ये। प्रश्न नंबर 119 है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्य पुस्तक। वो क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए, बाल साहित्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 120 है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है। अंतर का भाषा परिवेश का, भाषा आकलन का, साक्षरता या पाठ्य सामग्री। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा जो सीखना है अर्जित करना है उसमें मुख्य अंतर, उसका आधार क्या है, भाषा परिवेश, कि आखिर बच्चे का भाषा का परिवेश क्या है उस पर डिपेंड करेगा उसको भाषा सीखने और अर्जित करना। हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 107 है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज़ को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या स्ववर्तनी। ये क्या दर्शाता है, स्ववर्तनी। इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 108 है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगॉत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 109 है कि द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या विद्युत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 110 है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग या व्याकरणिक नियम। तो इसमें आपका सही है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पे देंगे, भाषा प्रयोग पे देंगे। प्रश्न नंबर 111 है कि मौखिक भाषा का आकलन किस चीज़ पर सर्वाधिक बल देता है, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता या विचारों की क्रमबद्धता। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 विचारों की क्रमबद्धता। प्रश्न नंबर 112 है हम भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचारते भी हैं, मतलब भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार भी करते हैं। कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। प्रश्न नंबर 113 है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 114 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बच्चों के लिए है, सरल होता है या रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 115 है कक्षा 1 में लिखना वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने या चित्र बनाने कब से प्रारंभ होता है। तो वो शुरू हो जाता है कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 116 है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। पूछा जा रहा है किससे सहमत हैं, किस ऑप्शन से सहमत हैं। कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, गलत, प्रभावित तो करते ही हैं।
ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि ये दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। 17 है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। तो 117 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, जानने, परखने और जुड़ने। प्रश्न नंबर 118 है कि स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है या फिर भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 119 है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या अनुभवों की अभिव्यक्ति से। ये किससे जुड़ा हुआ है? चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 120 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सहज अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो देखिए, इस तरह हमारे हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन क्लास थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।